साथियों नमस्कार। आज हम ले रहे हैं शिक्षण के सूत्र नाम से टॉपिक जो सभी सब्जेक्ट्स में उभयनिष्ठ है और सभी विषयों की शिक्षण विधियों में ये पूछे जाते हैं। टीचिंग मैक्सिमाज बोलते हैं इनको इंग्लिश में। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक सूत्र है या अमनोवैज्ञानिक सूत्र है, या निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का सूत्र नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, दो तरीके से क्वेश्चंस। यहाँ देखिए शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं जिसके ध्यान रख करके शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकता है। अब ध्यान देना भाई, हमारा अंतिम उद्देश्य होता है जब भी हम टीचिंग कराते हैं, तो हमारा अंतिम उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन लाना। किसी बच्चे के व्यवहार में क्या लाना? अपेक्षित परिवर्तन लाना, यानी जो चाह रहे हैं वो परिवर्तन आ जाए। तब तो हमारा शिक्षण है वो क्या है? व्यवहारगत है। वरना वो क्या है? अमनोवैज्ञानिक या अव्यवहारगत होता है। तो ध्यान देना, व्यवहार में परिवर्तन आएगा तब उसे क्या मिलेगी? अचीवमेंट मिलेगी, उपलब्धि मिलेगी। यहां से जो मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं बोलता हूं वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो लिखाता हूं उससे कम आते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान देना, उनसे व्यवहार में परिवर्तन से बालकों को क्या मिलेगी? उपलब्धि। और उपलब्धि कैसी होनी चाहिए? गुणात्मक सुधार लाए, गुणात्मक सुधार। और गुणात्मक सुधार को ही हम क्या कहते हैं? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी अधिगम कराना होता है। शिक्षण के सूत्रों का अर्थ पहले पढ़ेंगे, शिक्षण सूत्र की परिभाषा हम पढ़ेंगे आज के क्लास में, और शिक्षण के विभिन्न सूत्र है वो हम आज मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। यानी हमारे आज का जो टॉपिक है वो 3 बिंदुओं को केंद्रित करके होगा, जिसमें हम अर्थ पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र का पहले, शिक्षण सूत्र की परिभाषाओं को हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, और शिक्षण के विभिन्न सूत्र है वो किस तरीके से काम में लाए जाते हैं और किस तरीके से इनका उपयोग होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। यहां ध्यान देना, शिक्षा में कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। यानी मैंने क्या कहा है? उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? एक होते हैं लक्ष्य और एक होते हैं उद्देश्य। ध्यान देना भाई, लक्ष्य विस्तृत होते हैं जबकि उद्देश्य क्या होते हैं? संक्षिप्त होते हैं या संकुचित होते हैं। या दूसरी भाषा में कहूं तो उद्देश्य वह मार्ग है जिसके माध्यम से हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, या लक्ष्य को प्राप्त करने का राजमार्ग है वो उद्देश्य है। लक्ष्य की प्राप्ति के राजमार्ग है वो है उद्देश्य। जैसे मान लिया जाए किसी बच्चे पर हमें ईमानदारी या सत्यनिष्ठा का लक्ष्य स्थापित करना है, तो ध्यान दीजिए हमें उनसे क्या कराने पड़ेंगे? छोटे छोटे कार्य कराने पड़ेंगे, और उन कार्यों से हमें ना देखना होगा, उसका आंकलन करके हमें देखना होगा कि वो वास्तव में सत्यनिष्ठा या ईमानदारी प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही साधन के रूप में शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। यानी हम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करवाते हैं? शिक्षण कराते हैं, टीचिंग करवाते हैं, जिसका वीडियो हमारे पहले से डाला हुआ है, शिक्षण क्या है। अच्छे शिक्षण की एक मुख्य विशेषता होती है कि छात्र जो भी विषय वस्तु ले उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना। यानी जो भी विषय वस्तु है, यानी जो भी कंटेंट या जो भी सिलेबस हम ले रहे हैं, या जो भी करिकुलम ले रहे हैं, या पाठ्यचर्या ले रहे हैं, जो भी अनुभव हम छात्रों को दे रहे हैं वो सीखने के लिए प्रेरित करें। और कक्षा में विषय शिक्षण में उनकी रुचि और ध्यान प्राप्त करना अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। अब ध्यान देना चाहिए, अध्यापक जब पढ़ाता है तो मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों में रुचि जागृत हो। इसको बोलते हैं पाठ्यचर्या शिक्षण का रुचि का सिद्धांत। तो ध्यान देना, मैंने कहा था जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक बालक का अटेंशन नहीं होगा, यानी ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो रुचि से क्या आएगा? ध्यान आएगा। और ध्यान से बालक क्या करेगा? उस विषय वस्तु का क्या करेगा? अधिगम करेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये शिक्षा अधिगम का क्या है? त्रिकोणीय संकल्पना है जो मुख्य रूप से व्यवहारवाद पर आधारित है। यानी मान लिया जाए आप किसी भी फिल्म को देख रहे हो और उस फिल्म में आपकी रुचि जागृत नहीं हुई, तब तक आप
आपका ध्यान है उस फिल्म की ओर नहीं जाएगा और आप फिल्म की बातों को नहीं सीख पाओगे। ठीक वैसे ही है, जिससे आपको विषय वस्तु के बारे में रुचि जागृत नहीं होती है, रुचि जागृत होने से ही आपका अटेंशन जाएगा। किसी चीज में रुचि नहीं है या तैयारी नहीं है या तत्परता नहीं है, इसलिए तैयारी के सिद्धांत को थार्नडाइक को क्या कहते हैं, रुचि का सिद्धांत कहते हैं या इच्छा का सिद्धांत कहते हैं। तो ध्यान देना, रुचि आने से क्या आएगा, अटेंशन आएगा, और अटेंशन से क्या आएगा, अधिगम आएगा, और अधिगम से क्या होगा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा, या सापेक्ष व्यवहारगत है वो परिवर्तन देखने को बालकों में मिलेंगे। ये ध्यान देना, यहां से बोर्ड से कम ज्यादा मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जो मैं बातें बोल रहा हूं यहां से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मान लिया जाए जो क्या करे, जिसमें क्या हो, प्रत्यास्थता हो, जिसमें हम चाहे जैसा मोड़ सके, ऐसे व्यवहारों को क्या बोलते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। मान लिया जाए किसी बालक ने प्राचीन समय में सीखा कि चांद पर क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, चांद पर क्या काटती है, एक बुढ़िया है वो सूत काटती है। अब मान लिया जाए उसने यही सीख कर रखा जीवन भर, तो चांद के भूमंडल को कैसे पहचान पाएगा आगे जाकर के कक्षाओं में। तो उस संकल्पना को हमें तोड़ना है आगे की कक्षाओं में, और आगे की कक्षाओं में ये बताना है कि चांद का जो भूमंडल है या जो चांद का जो सरफेस है वो कैसा होता है, उबड़ खाबड़ होता है। इस कारण से वो हमें क्या मिलती है, एक ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसमें हमें प्रतीत होता है कि एक बुढ़िया क्या कर रही है, सूत काट रही है। तो यहां ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना होता है वहां पर, अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से वो सिखाता है। अध्यापक की कुशलता शिक्षण विधियों, सिद्धांतों और शिक्षण सूत्रों, ध्यान देना, अध्यापक की कुशलता के लिए क्या किस चीज का ध्यान होना चाहिए, पहला शिक्षण विधियों का, फिर शिक्षण के सिद्धांतों का, फिर शिक्षण के सूत्रों का, और फिर छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चार चीजें ध्यान में रखनी है। एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले क्या करेगा, शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त करके जाएगा, सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके जाएगा, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान प्राप्त करके जाएगा, और छात्रों की जो क्षमताएं है कि छात्र उस चीज को सीखने के लायक हुआ है या नहीं हुआ है, उनको समुचित ज्ञान लेकर के कक्षा में जाएगा। इनकी जानकारी और समुचित प्रयोग के द्वारा वह अपने शिक्षण और सीखने की क्रियाओं को प्रभावी बना सकता है। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए चार चीजें चाहिए। कौन कौन सी चीजें सा, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, टेक्निक्स चाहिए, सिद्धांत चाहिए, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो, सूत्र चाहिए, शिक्षक को सूत्रों का नॉलेज हो, और छात्रों की क्षमताओं का क्या हो, ज्ञान हो, तब जाकर के शिक्षण प्रभावी बनेगा। नहीं तो क्या होगा, शिक्षण कहीं ना कहीं अरुचिकर हो जाएगा और बच्चों का ध्यान नहीं लग पाएगा, और ध्यान नहीं लग पाने के कारण से क्या होगा, अधिगम की संप्राप्ति नहीं होगी। अगला देखते हैं, शिक्षण सूत्र का अर्थ। कक्षा में प्रत्येक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जब भी कक्षा में जाता है तो एक शिक्षक के सामने चार प्रश्न है, वो चार समस्याएं वो सामने रहती है कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, जो भी पठन सामग्री है उसको कहां से स्टार्ट किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, यानी जो टीचिंग करवा रहा है उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ये अध्यापक के सामने बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। ध्यान देना, ध्यान आकर्षण, बच्चों का ध्यान आकर्षण तब होगा, आकर्षण तब होगा जब बच्चों में रुचि जागृत होगी। यानी बच्चों में रुचि कैसे विकसित की जाए, पाठ और विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए। अगला आ गया, और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहीं पर किया जाए, यानी जो भी सहायक सामग्री कक्षा में ले जा रहा है, जो भी असिस्टेंट जो टीचिंग मटेरियल है वो ले जा रहा है, कब कैसे और क्यों किया जाए उसका प्रयोग, इसका ज्ञान होना, ये समस्याएं शिक्षक के सामने रहती है, और इनको किस तरीके से हम प्रस्तुत करें कक्षाओं में ताकि शिक्षण अधिगम या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो शिक्षार्थियों में देखने को मिले। अगला देखते हैं, शिक्षकों की उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों और विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसके लिए क्या दिए, शिक्षण के
सूत्र दिए। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं? शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक या बाल प्रकृति। ये सूत्र मार्ग की ओर संकेत करते हैं कि किस मार्ग पर चलना है ताकि क्या हो, शिक्षण प्रभावी हो, जिस पर चल करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुगम ये बनाते हैं। क्या क्या करते हैं साहब? शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं, यानी आसान बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं, इंटरेस्टफुल बनाते हैं, और इफेक्टिव बनाते हैं यानी प्रभावशाली बनाते हैं, और साइंटिफिक बनाते हैं यानी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक बनाते हैं। तो ये ध्यान देना, शिक्षक सूत्रों का शिक्षण में क्या क्या योगदान है? शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, और शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक बनाना। तो ये चीजें हैं वो शिक्षण सूत्र है वो मुख्य रूप से करते हैं, जो एक कक्षा में एक आवश्यक क्या होती है, आधार स्तंभ होते हैं किसी कक्षा में प्रभावी शिक्षण के। तो यहां ध्यान देना, प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता और दक्षता प्राप्त करने के लिए विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी मान लिया जाए किसी के पास, किसी टीचर के पास मान लिया जाए इतनी सामग्री है, बहुत सामग्री है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन का तरीका या किस क्रम में या किस तार्किकता के साथ में उसको प्रस्तुत किया जाए, ये नॉलेज नहीं है, तब तक वो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। अतः उसको क्या करना चाहते हैं, शिक्षण सूत्र है वो किसी सामग्री को तर्क संगत या सुसंगत प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तो ध्यान देना, आवश्यक है कि वे किस सूत्र का प्रयोग किस स्थान पर किया जाए और कैसे करना है, और विषय वस्तु को सरलता से समझ सके। यानी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों में क्या हो, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जल्दी प्राप्त हो, ये इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, शिक्षण सूत्रों की स्थानिकता का हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस शिक्षण सूत्र को कहां पर और क्यों प्रयोग में लाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में क्या दिखे, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिखाई दे। अगली स्लाइड देते हैं। कॉमिनेंस, कामेनियंस, यहां ध्यान देना भाई, और हर्बर्ट स्पेंसर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दो शिक्षण सूत्रों के बारे में। अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाता है। हम चाहे शिक्षण सूत्र कहें चाहे शिक्षण नियम कहे, एक ही बात है। कुछ नियम निर्धारित किए जिससे क्या हो, कक्षा में अध्यापक को पढ़ाने में क्या हो, सुगमता हो, रुचि बढ़े बालकों की, प्रभावशाली शिक्षण हो, और वैज्ञानिक तरीके से शिक्षण हो। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए, जिन्हें बाद में हम क्या कहते हैं, जिन्हें बाद में हम किसके नाम से जानते हैं, शिक्षण सूत्रों के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे प्रश्न आएगा कि शिक्षण सूत्रों के प्रणेता कौन है, तो कौन है, कामेनियंस और हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि कामेनियंस और हर्बर्ट, बहुत बार प्रश्न आया है, शिक्षण सूत्र का संपर्क किसने दिया था, शिक्षण सूत्र के प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियंस। शिक्षण सूत्र की परिभाषाएं, यहां से रेमंड की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, के अनुसार अपेक्षा की जाती है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी मार्ग दिखाते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, जिससे सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए क्या करते हैं, कारगर साबित होते हैं। जो भी सूत्र है, जो भी नियम है, वो व्यवहार में अपेक्षित क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं, या शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या करते हैं, पथ का प्रदर्शन करते हैं या मार्ग प्रशस्त होते हैं। कहें तो शिक्षण सिद्ध सूत्र क्या है, एक अध्यापक के लिए मार्ग प्रशस्त है। किसने कहा है, रेमंड ने कहा है, जिस पर चल करके बालकों में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उनकी उपलब्धि को प्राप्त करता है एक अध्यापक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो शिक्षण सूत्रों की परिभाषा दी गई है, एक आम सच्चाई है कि विज्ञान और अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। ध्यान देना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, अध्यापक को सुचारू यानी सरल, सुगम और प्रभावी
और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन के लिए क्या करते हैं, एक शिक्षक को मदद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन क्रिया को आसान हो जाती है, क्योंकि ये सूत्र छात्रों को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। जितने भी सूत्र है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से या बाल केंद्रित तरीके से बनाए गए हैं। शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए एवं छात्रों में अध्ययन के प्रति जागरूकता और क्रियाशील बनाने के लिए, यानी बच्चे एक्टिव रहे, इसके लिए जो तकनीकें और विधियां प्रयोग में लाई जाती है उन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। जो भी नियम और जो भी सूत्र या जो भी तकनीकी या जो भी विधि काम में आती है उनको हम क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। यानी हमें क्या कराना है, बालकों को अध्ययन के प्रति जागरूक बनना है और बच्चों को हमें क्या बनाना है, अध्ययन के प्रति क्रियाशील बनाना है या बच्चों की रुचि विकसित करनी है। तो हमें क्या काम में लेने पड़ेंगे, शिक्षण सूत्र काम में लेने पड़ेंगे। अब साहब ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण के सूत्र है। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहां ध्यान देना, हर्बर्ट स्पेंसर ने 3 सूत्र दिए थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये 3 सूत्र दिए थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये 3 सूत्र दिए थे। पहले मूल रूप से 3 सूत्र दिए थे, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और मैक्रो टू माइक्रो। यहां ध्यान देना 3 बातें। ये 3 सूत्र किसने दिए थे, हर्बर्ट स्पेंसर ने। बाकी बाद के विकसित हुए, जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे शिक्षण सूत्र विकसित होते गए। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगतता की ओर, अनुभव से युक्ति संगतता की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और प्रकृति का अनुसरण की ओर। अब ध्यान देना साहब, पहले हम देखते हैं सरल से जटिल। तो साहब सरल से जटिल क्या होता है, पहले हमें क्या बतानी है, सरल चीजें बालकों के सामने प्रस्तुत करनी है और फिर क्या करनी है, जटिल चीजें हमें बालकों के सामने प्रस्तुत करनी है। समझ में आया, सरल से जटिल। अब यहां देखना, पहले हमें क्या करनी है, ज्ञात चीजें बालकों के सामने प्रस्तुत करनी है, फिर हमें क्या कौन सी चीजें प्रस्तुत करनी है, अज्ञात चीजें जो सामने है, ज्ञात है, बालकों को जिसके बारे में जानकारी है उनको हमें पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा, फिर अज्ञात चीजें। तो बालकों का सीखना क्या हो जाएगा, सरल, सुगम और प्रभावी होगा। वरना हम क्या करेंगे, पहले अज्ञात चीजें जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो इसलिए एक भूगोल में काम आता है सूत्र ज्ञात चीजें। ज्ञात चीजें यानी आसपास की चीजें होगी, ज्ञात चीजें क्या होगी, आसपास की चीजें होगी। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञात चीजें क्या होगी, आसपास की चीजें होगी। तो क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता की चीजें को पहले बताएंगे और फिर हम वैश्विकता की चीजों पर आएंगे, वैश्विकता की ओर जाएंगे, यूनिवर्सिटी की ओर जाएंगे। क्षेत्रीयता या स्थानीयता कह सकते हैं, स्थानीय चीजें पहले बताएंगे बालकों को। अब मान लिया जाए मुझे किसी कल्चर के बारे में बताना है, तो जो पहले कल्चर जो हमारे जिले में या हमारे स्टेट में हो रही है उस कल्चर से परिचित कराएंगे, फिर हम विदेशों की कल्चर से हम उनको क्या कराएंगे, परिचित कराएंगे। जैसे मान लिया जाए मुझे क्या बताना है किसी बालक को, मान लिया जाए मुझे किसी पहाड़ों या यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ की धरातलीय पृष्ठभूमि के बारे में बताना है, तो आसपास की धरातलीय पृष्ठभूमि को मैं पहले बताऊंगा और फिर वहाँ की जो जैव विविधता या पृष्ठभूमि है, स्थलीय पृष्ठभूमि है, उनसे परिचित कराऊंगा जो दूसरे देशों की या दूसरे राज्यों की है। तो यहाँ ध्यान देना, क्षेत्रीयता से स्थानीयता या क्षेत्रीयता से वे क्या कह सकते हैं हम, विश्वता की ओर या यूनिवर्सल की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ध्यान देना, स्थूल चीजें, ध्यान देना, स्थूल चीजें क्या होती है, जो सामने है, बड़ी है, मूर्त रूप में, और जो क्या है, सूक्ष्म चीजें हैं जो अमूर्त रूप में या जो सामने नहीं है, जिनका अनुभव किया जा सकता है। इस स्थूल से सूक्ष्म को हम क्या कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त भी कह सकते हैं।
जो सामान्य चीजें हैं उनको हम पहले, और जो बाद में जो सामने नहीं है, जो बहुमय चीजें हैं उनको हम क्या कहेंगे, मूर्त से अमूर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, मूर्त से अमूर्त। तो स्थूल से सूक्ष्म को हम क्या कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त सूत्र भी कह सकते हैं। अब ध्यान देना, पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश ये है गेस्टाल्टवाद का। किसका है, गेस्टाल्ट वाद का। इसको बोलते हैं अवयववाद, अवयववादी सिद्धांत है शिक्षण का। गेस्टाल्ट का प्रभाव किस सूत्र पर है, पहले हमें मान लिया जाए, पहले हमें किसी भी चीज की संपूर्णता से हमें क्या कराना है, परिचित कराना है। जैसे मान लिया जाए मैं क्या करूंगा, किसी पेड़ के बारे में मुझे विज्ञान में पढ़ाना है, तो मैं पेड़ पर संपूर्णता, पहले मैं पेड़ का पूरे का वर्णन करूंगा, फिर उसके भागों का क्या मैं करूंगा, वर्णन करूंगा। जैसे मान लिया जाए मुझे क्या पढ़ाना है, राजस्थान के जिलों के बारे में पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले संपूर्ण जिलों का चर्चा करूंगा और फिर एक एक जिले की विशेषताओं को लूंगा। यानी पूर्ण से अंश, यानी संपूर्णता आने से बालकों में अंदर क्या आती है, एक मनोवैज्ञानिकता आती है। तो पूर्ण से अंश किस पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर आधारित है या अवयववाद पर आधारित है। ध्यान देना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ध्यान देना अगला सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी जो आंखों के सामने, मूर्त या अमूर्त एक ही बात है। स्थूल सूक्ष्म को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जो सामने चीजें हैं उनसे हमें पहले परिचित कराना है, और जो सामने नहीं, अक्षी से परे, जो आंखों से परे, उन चीजों से बाद में ज्ञात कराना है, ताकि बच्चों के क्या हो, एक क्या हो, रुचि विकसित होती रहे और बच्चे पढ़ने में क्या लेते रहे, इंटरेस्ट लेते रहे, जिनसे अटेंशन बढ़े और जिनसे क्या हो, लर्निंग हो। अब ध्यान देना, विशिष्ट से सामान्य, अब ध्यान देना, विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक टू, इसको बोलते हैं उदाहरण से नियम। इसको क्या बोलते हैं, उदाहरण से नियम। इसको बोलते हैं दृष्टांत से, उदाहरण को क्या बोल सकते हैं, दृष्टांत से सिद्धांत। नियम को क्या बोल सकते हैं, सिद्धांत। यानी इसमें हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण की प्रक्रिया करते हैं, सामान्यीकरण की प्रक्रिया करते हैं। यानी पहले क्या देते हैं, बालकों को उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देने के बाद में बालक क्या करता है, उन उदाहरणों का निरीक्षण करता है और एक सामान्य नियम क्या करता है, जनरेट करता है, उसका सामान्यीकरण की प्रक्रिया करते हैं। यानी मान लिया जाए मैं क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 0 0, 1/3 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0। ये ज्ञात है, विशिष्ट है, उदाहरण है, दृष्टांत है, जो सामने स्थित है। अब इनका निरीक्षण करेगा एक बालक, बालक सोच रहा है कि 2 से गुणा कर रहा हूं तभी 0 आ रहा है, 1/2 से गुणा कर रहा हूं यानी परिमेय संख्या से गुणा कर रहा हूं तभी भी 0 आ रहा है, 1/3 से गुणा कर रहा हूं तभी भी 0 आ रहा है, ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहा हूं तभी भी 0 आ रहा है, और यदि मान लिया जाए √2 इंटू 0 होगा तो भी 0। अब बालक क्या करेगा, धीरे धीरे इन उदाहरणों का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, और निरीक्षण से एक सामान्य नियम या सामान्य सिद्धांत की ओर पहुंचेगा या सामान्यता की ओर पहुंचेगा। बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से आते हैं, सामान्यीकरण पर आधारित है। और ये आगमन विधि का, ये आगमन विधि का आधार सूत्र है। आगमन विधि का क्या है, आधार सूत्र है साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगमन विधि का क्या है, आधार सूत्र है। यहां से ध्यान रखना, आगमन विधि का आधार सूत्र कौन सा है, विशिष्ट से सामान्य। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर इनका क्या किया जाता है, नियमीकरण करवाया जाता है। अब बालक ने मान लिया जाए 2-4 बार देखा कि यहां पर कोई संख्या है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, 0 से गुणा कर रहा हूं, मेरा प्रतिफल या जो मेरा उत्तर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बालक एक सामान्य नियम बनाएगा कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर या 0 से गुणा करने पर या 0 से गुणन संक्रिया करने पर, यहां से भाषा का ध्यान रखना, क्या आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी संख्या को
शून्य से गुणन संक्रिया करने पर क्या होगा, शून्य प्राप्त होता है। तो बालक ने एक नियम बना लिया। अब मान लिया जाए कोई भी संख्या दो, चाहे 8,000 दे दो चाहे 9,000 दे दो, उसको 0 से गुणा करेगा तो बालक सीधा सीधा, एक सामान्य नियम है बच्चे के सामने। तो इसलिए इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, आगमन से निगमन सूत्र भी कहते हैं। पहले आगमन है फिर निगमन, निगमन का सूत्र भी कहते हैं। तो शिक्षण कैसा होना चाहिए, आगमन से निगमन की ओर होना चाहिए। पहले क्या करवाया जाए, बालकों से ही क्या निकलाया जाए, नियम या सिद्धांत स्थापित किया जाए, और फिर उनका प्रयोग करके क्या किया जाए, समस्याओं को सरल करवाया जाए, ताकि बच्चे क्या रहेंगे, अधिक सक्रिय रहेंगे, और जिससे शिक्षण क्या होगा, अधिक प्रभावशाली होगा, या अधिक रुचिकर होगा, या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों की प्राप्ति है या संप्राप्ति है या लब्धि है, वो जल्दी प्राप्त होगी। तो अगला उदाहरण देखते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब ध्यान देना साहब, विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण होता है किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़ना या भागों में तोड़ना, ये होता है साहब विश्लेषण। और संश्लेषण क्या होता है, विभिन्न भागों को एकीकृत करके समस्या का समाधान करना। अब मान लिया जाए कोई समस्या इतनी जटिल है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, और एक एक चीज पर या एक एक चीज पर हम क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, हम अपना अध्ययन करवाएंगे। फिर उन्हीं को एकीकृत करते हुए हम क्या करेंगे, समस्या के हल तक पहुंचेंगे। तो ये समस्या समाधान विधि में सबसे ज्यादा जो सूत्र काम में आता है, वो कौन सा सूत्र है साहब, समस्या समाधान, समाधान विधि में जो सबसे ज्यादा सूत्र काम में आता है वो कौन सा सूत्र है, विधि का आधार सूत्र कौन सा है, विश्लेषण से संश्लेषण। संश्लेषण होता है बहुत सारे टुकड़ों या ज्ञान के विभिन्न पिंडों को आपस में जोड़ना, ताकि क्या हो, एक नया उत्पाद प्राप्त हो। यहां पर एक कथन आता है, हमें विश्लेषण में क्या होना पड़ता है, किसी घास के ढेर से तिनका तिनका निकालना पड़ता है। और संश्लेषण में क्या होता है, बहुत सारे तिनके, उनमें से अपने आप ही क्या होता है, घास के ढेर से तिनका है वो अपने आप ही क्या होता है, निकल करके आ जाता है। ये कथन आता है, ध्यान देना। संश्लेषण विश्लेषण में तो ध्यान देना, विश्लेषण में घास के ढेर से तिनका तिनका बुनना पड़ता है। जबकि संश्लेषण में घास के ढेर से तिनका सौते ही निकल आता है। तो ये समस्या समाधान विधि का जो मूल आधार सूत्र है वो कौन सा है, विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण यानी किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और संश्लेषण का अर्थ होता है, क्या होता है, विभिन्न भागों को एकीकृत या समावेशित करके क्या करना, समस्या के समाधान की ओर क्या करना, जाना। अब ध्यान देना, मनोवैज्ञानिक क्रम हमें कक्षा में अपनाना है, ताकि बच्चे क्या हो, अधिक सदृढ़ हो
अधिक क्या जुड़े, शिक्षण सामग्री से जुड़े और तर्क संगतता की ओर जाना है। अब ध्यान देना, अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस चीजें हैं जो हमने अनुभव कर रखी है, उन चीजों को पहले हमें बच्चों को बताना है, और फिर युक्ति मुक्त यानी जो सामने नहीं है, जो चीजें अनुभव से परे हैं, उनकी ओर ले जाना है। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, जो चीजें अनिश्चित है उनको पहले नॉलेज कराएंगे और फिर बालकों को क्या कराएंगे, निश्चित करेंगे, और प्रकृति का अनुसरण करेंगे। जैसी बालकों की प्रवृत्ति या प्रकृति है, नेचर है, उसका हम क्या करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, या उस प्रकृति को हम क्या करेंगे, सामने रखेंगे, ताकि क्या हो, बच्चों का सीखना सर्वसुलभ, समावेशी, सुगम व प्रभावी हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आएं। धन्यवाद।